हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी विषयों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उन विषयों पे भी आपकी जानकारी बहुत ही स्पष्ट होती जा रही होगी। अपने अपना सिलेबस हम लोग सभी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में, उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से आप ऑथर्स को रेफ़र कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी। फिर भी अगर कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं और उन्हें कोई कन्फ्यूजन है तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। हम आप लोगों को ज़रूर आप लोगों का क्लैरिफिकेशन कर देंगे अगर किसी भी संबंध में आप लोगों को कोई डाउट है तो। जैसे कि आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि हम लोग आज केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करेंगे और विशेष तौर से वित्तीय संबंध मीन्स वित्तीय संबंध के विशेष संदर्भ में आज हम राज्य और केंद्र आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस शेयर करते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। हम लोग विधायी और प्रशासनिक संबंधों के विषय में पहले ही बात कर चुके हैं। ये आज हमारी तीसरी कड़ी है। तो आप लोगों को जब भी लिखने के लिए आता है तो वो मुख्य रूप से जो पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, तो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संदर्भों के विषय संबंधों के विषय में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि हम सबसे पहले किस विषय में बात कर रहे हैं, संघीय राष्ट्र की क्या विशेषताएं हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि हम आपसे संघीय राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से भारत के विशेष संदर्भ में कि क्या भारत पूर्ण रूप से संघीय राष्ट्र है, अर्ध संघीय है, एकात्मक है। इस विषय में हम पहले भी जो दोनों वीडियोस हुए थे उसमें भी बात कर चुके थे और इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि यहाँ पर एक मिश्रित सी व्यवस्था है। कनाडा की तरह हमने यहाँ पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है। और अगर हम संघवाद की बात करते हैं तो डेफिनेटली केंद्र और राज्य दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, किंतु अमेरिका की तरह वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली भी हैं लेकिन राज्यों की अवहेलना भी नहीं की जाती है, और राज्य भी अपने आप में स्वतंत्र है किंतु इतने स्वतंत्र नहीं हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, आप लोग स्लाइड पे भी देख सकते हैं और इसी को मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी हम किसी संघीय राज्य की विशेषताओं को देखते हैं तो हम एक क्या ख़ास चीज़ नोट करते हैं कि संघ और उसकी जो इकाइयाँ हैं उनके बीच में राजस्व के वितरण की व्यवस्था भी होती हैं। देखिए, राजस्व वितरण एक पक्ष है, बाकी विषयों पे भी, चाहे वो विधायी है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे प्रशासनिक है, उस संबंध में भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम केवल वित्तीय संबंधों की बात करेंगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी संघीय देश को देखते हैं तो हमें पता है कि भी वहाँ पर संघ और उसकी इकाइयों से मतलब हमारे यहाँ राज्यों से है, तो उनके बीच में राजस्व का वितरण होता है। अतः हम भारत को एक तरीके से संघीय राज्य भी कह सकते हैं। संघीय व्यवस्था में विधायी और प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ वित्तीय प्रांतों का संघ एवं इकाइयों में स्पष्ट एवं संतोषजनक विभाजन भी संघवाद का एक अनिवार्य तत्व है। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर चुकी हूँ। देखिए, ऐसा है बेटा, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय स्रोत हैं, जो उनके इनकम के जो रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में क्लियर कट डायरेक्शंस दे रखी हैं, स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। और न केवल निर्देश दे रखे हैं बल्कि यह भी बता रखा है कि उसका वितरण कैसे होगा, मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कि कौन कौन से ऐसे कर हैं जो केंद्र लेगा और केवल अपने ही पे खर्च करेगा, कौन से ऐसे कर हैं जो केंद्र के बिहाफ पर राज्य एकत्रित कर रहा है, मीन्स इकट्ठा कर रहा है, और उसको खर्च कहाँ किया जाएगा। इन सब चीज़ों को हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वितरण से मतलब है एक तरीके से बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया जाएगा, उसके क्या क्या प्रावधान हैं, इन सब चीज़ों को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भारत के संविधान में करों के वितरण के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां राज्यों को करों को एकत्रित करने के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं और साथ ही साथ करों के संबंध में अन्य विशेष शक्तियां केंद्र में निहित हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए क्या होता है, जो मुख्य आय कर तथा शुल्क, जो मुख्य आय है वो किससे होती है? करों और शुल्क से होती है। कर इज़ योर टैक्सेस। तो ये हमारे दो मुख्य स्रोत होते हैं इनकम के। और इस इनकम को हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे हमारे घर में क्या होता है, देखो जो भी हमारे जैसे बिज़नेस फैमिली है या कोई सर्विस क्लास है, तो हमारे पास एक आय होती है ना। किसी को बिज़नेस से मिल रही है, कोई नौकरी पे जा रहा है तो उसको वहाँ से पे मिल रही है। तो उस आय को, या आपके पास जो सो कॉल्ड पैसा आया है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं? कुछ चीज़ें हम लोग रूटीन के खर्चों के लिए निकालते हैं, कुछ अमाउंट हम विशेष चीज़ों के लिए रख लेते हैं। इट कैन बी हेल्थ इशू, इट कैन बी सम फेस्टिवल्स ऑल्सो, कोई भी चीज़ हो सकती है। और कुछ चीज़ें हम एकदम बैंक में रख देते हैं कि नहीं भाई, ये तो कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तब खर्च किया जाएगा। सो इज़ द सेम विद अवर गवर्नमेंट्स ऑल्सो, वेदर इट इज़ ऑन द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, चाहे केंद्र स्तर में हो या फिर राज्य स्तर पर हो, जो भी हम लोगों को आय होती है उसका बंटवारा किया जाता है। बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, उससे रिलेटेड अलग अलग अधिकार हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ क्या है, 3 सूचियाँ बनी हुई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। और अभी मैंने आपसे कहा कि जो हर राज्य को कर एकत्रित करने की विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसी प्रकार के से कर के संबंध में कुछ अन्य विशेष शक्तियाँ भी केंद्र के पास हैं। तो जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची है, मीन्स आर्टिकल 246, जहाँ पर 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसका आधार क्या है? हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ये आप लोगों को मैं पुनः याद दिला रही हूँ कि ये वाला जो हमने प्रोविज़न लिया हुआ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, ये हमको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर हमने लिया है, क्योंकि इसका ज़िक्र तब हो चुका था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब राज्य सूची ना बोल के प्रांतीय सूची बोला करते थे। अच्छा, तो क्या है, ये जो सूचियाँ हैं इनमें अलग अलग विषयों में कर के वितरण के बारे में, यानी करों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके बंटवारे के बारे में अलग अलग क्लॉज दिए गए हुए हैं, जिससे यह क्लियर होता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक्त भी संघ और राज्यों के बीच में के करों के वितरण को लेके, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत सूझबूझ से काम किया था। क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय हो जाता है अगर कभी बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कि पहले हमने कहा कि चाहे विधायी संबंध हो, चाहे प्रशासनिक संबंध हो, सब जगह ये उम्मीद की जाती है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करें, उनमें सह अस्तित्व की भावना हो। लेकिन कभी कभी कुछ इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं, तो इन्हीं इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सब चीज़ों की का जो विवरण है, का जो उल्लेख है, हमारे संविधान में किया गया है, ताकि कभी भी किसी प्रकार का विवाद अव्वल तो उत्पन्न ना हो, और अगर है तो उसका क्लैरिटी हम लोगों को वहीं से मिल जाती है। देखिए, आप लोगों के जो स्लाइड है, ये इसमें मैंने लिख रखा है कि जो वितरण होता है, मीन्स जो करों का जो वितरण है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। और ये इम्पॉर्टेंस कैसे पता चल रही है कि केवल इसी तरीके से ही सरकार तय कर सकती है कि राजस्व प्रत्येक राज्य को कैसे वितरित किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना राजस्व भारत की संचित निधि में रखना चाहिए। संचित निधि को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। और जो कंसोलिडेटेड फंड है वो यूजुअली, जिसे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत इमरजेंसी के लिए रखा जाता है या भविष्य की योजनाओं के लिए रखा जाता है, उसी तरीके से है। देखिए, जैसे हमने कहा कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र सरकार कर लगा सकती है, कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे राज्य सरकार लगा सकती हैं, इन सब चीज़ों के मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगी।
जो संघ सरकार है उसे केवल उन्हीं विषयों पर कर लगाने का अधिकार है जो कि संघ सूची में है। वेरी क्लियर। कैसे कैसे हैं? जैसे कृषि की आय को छोड़कर जो अन्य आय होती हैं वो सीमा शुल्क हो गया आपका, भारत में निर्मित और जो उत्पादित वस्तुओं के ऊपर जो कर लगाया जाता है, निगम कर जो हो गया, ये सब चीज़ें जैसे लॉटरीज़ होती हैं या विदेशी ऋण जो होते हैं, ये सब आते हैं हमारे संघ सूची पे। तो इन सब से रिलेटेड जो भी आप लोगों को आय होगी या जो कर जो आएगा, जो भी इनकम आपको होगी, वो कहाँ इनकम का अधिकारी कौन है? संघ है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितनी भी इनकम होती है वो संघ सरकार या केंद्र केवल अपने पे ही खर्च करता है। जैसे कि आपसे पहले कहा गया था कि ये जो इनकम होती है या जो आय हो रही है, चाहे हमको करों के थ्रू हो रही है या जो हम लोगों ने फ़ाइन लगाए, शुल्क लगाए, जो फीसेस होती हैं आपकी उसके थ्रू हो रही हैं, उनका आवश्यकता अनुसार या जो संविधान में उल्लेख किया गया है या उस वक्त जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उसका राज्यों में वितरण किया जाता है। राज्यों की क्या आवश्यकता है, इसके लिए कोई एक स्पष्ट आप क्राइटेरिया नहीं कह सकते हैं कि हर बार इसी हिसाब से होगा। कुछ के लिए तो तय है कि भाई इतना तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि जब बजट में प्रावधान किया जाता है या फिर आप लोग जब आप मतलब केंद्र सरकार जब अनुदान दे रही है तो उसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है होता है। वो आवश्यकता अनुसार परिस्थिति को देखते हुए आपकी जो केंद्र सरकार है वो तय करती है कि किसको कितना अनुदान देना है और कैसे किया जाएगा वो। तो जिस प्रकार से कुछ विषय मैंने जैसे आपसे बताया कि उन पर केवल संघ सरकार को कर लगाने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार को राज्य सूची के अंदर जो भी विषय आते हैं उन पर कर लगाने का अधिकार है। जैसे कि भूमि कर, कृषि आय पर कर लगाना, कृषि योग्य भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, वाहन शुल्क हो गया, चूंगी हो गया, आपका जो टोल टैक्स वगैरह होते हैं ना, आप लोग देखिए जब भी कभी आप लॉन्ग उस पर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो और हाईवे पे जाते हैं तो कई बार आप देखेंगे कि टोल टैक्सेस होते हैं, आप टोल देते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो किसके पास जाती है? वो राज्य सरकार के पास जाती है। जो वित्तीय संबंध हैं वो हमारे संविधान में आर्टिकल 265 से 293 तक इसके विषय में बताया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कई जगह आप देखेंगे कि आर्टिकल 268 से 293 तक दे रखा है। उसका मैं रीज़न बताऊंगी कि क्या वजह है कि 265, 266 और 267 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टली इस चीज़ को इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। मेरी समझ से जो वित्तीय संबंध है वो अनुच्छेद मतलब जो आपका 265 है इसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। आज की जो हमारी चर्चा होगी या फिर जो आप कह सकते हैं जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, उनमें जिन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे वो होगा कि कराधान शक्तियों का आवंटन कैसे किया जाता है, मीन्स उसका बंटवारा कैसे होता है, जो कर राजस्व है उसका वितरण कैसे होता है, जो गैर कर राजस्व होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कैसे होता है, या जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो अनुदान दिए जाते हैं राज्यों को वो किस आधार पर दिए जाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आर्टिकल 265, 66 और 67 अलग अलग प्रोविजंस को बता रहे हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि एमसीक्यू के हिसाब से ख़ास तौर से ये जो स्लाइड आपकी अभी आप लोग आगे देखेंगे उसमें हर एक आर्टिकल किस चीज़ को इंगित कर रहा है उसके बारे में मैंने लिखा है। जब आप मेन एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो आप इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, नहीं तो आप एक ओवरऑल आंसर लिख सकते हैं कि भाई जो वित्तीय संबंध है वो किस किस चीज़ से संबंधित है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगी। और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो दोनों प्रकार से दिए हैं, जो व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया है उसमें अलग अलग
आर्टिकल के तहत क्या लिखा हुआ है वो भी बता रखा है, और एक ओवरऑल वित्तीय संबंध कैसे हैं, क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान है, एक पैराग्राफ के रूप में भी मैंने आपको दे रखा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको दोनों तरीके से समझ सकें। स्पेशली जो पीजी वाले बच्चे हैं, जो एमए फाइनल वाले बच्चे हैं, वो इस जो विषय है ये वाला, इसको दोनों तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये यूजुअली आपके एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। जो बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो इसको थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिकली आर्टिकल्स अगर आप लोगों ने नहीं भी याद किए सारे के सारे तो चलेगा, लेकिन हाँ मोटे तौर पे आप लोग ज़रूर उसको समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, जब मैं आपको समझा लूँ तब आप स्लाइड पॉज करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यदि आप उचित समझें तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए जो आर्टिकल 266 है, इसके अंतर्गत भारत और राज्यों की जो संचित निधियाँ होती हैं और जो लोक लेखाओं की स्थापना है वो इसके अंदर प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 266 में। भारत यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने स्तर पर एक इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, स्वतंत्र रूप से इनकी अपनी सरकारें हैं। ठीक उसी प्रकार से दोनों की संचित निधियां भी अलग अलग होती हैं। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड अलग होता है और राज्यों की अपनी संचित निधियां होती हैं। ठीक है, अब मैंने आगे आर्टिकल्स दे रखे हैं आप लोगों को, आर्टिकल 273, 275 और 282। इसके अंतर्गत राज्य को 3 प्रकार के सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। और जो अनुच्छेद 280 है उसके अनुसार संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में बताया गया है। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखिए बेटा। अनुच्छेद ये वाला जो है बेटा, अनुच्छेद 292 और 293 केंद्र और राज्य द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का प्रावधान करता है। देखिए इनकम जैसे मैंने आपसे कहा था 2 तरीके से भी हो सकती हैं। एक तो जहाँ पर आपने टैक्सेस लगाए हैं, दूसरा आपने जो फीस लगाई है वो, और तीसरा होता है ऋण यानी जो लोन लिया है। इनकम तो हो रही है ना, भले ही आपने लोन के रूप में लिया, आपके हाथ में पैसा तो आया है ना, तो आप उसको कैसे रीपे कर रहे हैं या कैसे आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए यहाँ पर आगे जब हम लोग परिचर्चा करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि वास्तव में जिस प्रकार से विधायी या प्रशासनिक जो संबंध हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उनमें भी केंद्र का ही वर्चस्व है। ठीक उसी प्रकार से वित्तीय संबंधों के बारे में भी अगर हम ये कहें तो जो केंद्र है उसका अपर हैंड है, वो हमेशा देने वाले उसमें ही है। चाहे वो अनुदान दे रहा है, चाहे करों का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? आपका केंद्र सरकार कर रहा है। कुछ इनकम तो राज्यों की अपनी होती है ना, वो उसको अपने हिसाब से ही लेते हैं और खर्च करते हैं। कुछ होती है कि वो केंद्र के बिहाफ पर उसको इकट्ठा करते हैं और फिर वो उस हिसाब से खर्च होती है। तो हर एक का कैसे कैसे क्या है वो हम लोग अभी आगे और चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस पिक्चर के थ्रू तो मैं बेटा सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ आपको कि वित्तीय संबंधों के मामले में भी केंद्र राज्यों से सर्वोपरि है। वर्तमान विभाजन के अनुसार कुछ कर यानी जो कुछ टैक्सेस होते हैं वो केवल राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया, राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए जो टैक्सेस होते हैं, जो कर होते हैं, वो खुद इकट्ठा करती हैं और स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस धन को या जो इनकम होती है उसको व्यय करती हैं या खर्च करती हैं। किंतु संघ सरकार द्वारा लगाए गए, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सभी कर संघीय सरकार न तो स्वयं एकत्रित करती हैं और न ही सभी करों के धन को वो स्वयं पर व्यय करती हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। राज्य सूची के अंदर जो विषय आ रहे हैं और उससे जो भी टैक्स
सरकार ले रही है, जो भी उनको इनकम हो रही है, तो वो खुद के बिहाफ पर ही उसको इकट्ठा कर रही है और खुद पर ही उसको खर्च कर रही है। खर्च किस पे करती है? आप लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो दूसरे तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। और इन दिनों जैसे कोविड का बहुत चल रहा था, तो डेफिनेटली सरकार का जो आप ये कह सकते हो कि जो अलग अलग स्कीम्स निकाली गई हैं, वो हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, उससे रिलेटेड थी। सरकार ने बहुत सारी इंश्योरेंस दी हैं, बहुत सारी अलग अलग योजनाएं निकाली हैं। तो इन सब चीज़ों का कहाँ से आ रहा है? ये फंड कहाँ से आता है? ये फंड या ये जो पैसा है, वो उसका जो स्रोत है वो या तो कर है, मीन्स या तो टैक्सेस हैं, या फिर ऋण लिए जाते हैं, या फिर जो शुल्क लगाए जाते हैं उनसे होता है। तो आप लोग ये क्लियर कीजिए कि राज्य सूची में जिन विषयों पर राज्य सरकार कर लगाती हैं, उसकी इनकम भी उनकी होती है और उसको खर्च भी वो अपने ऊपर करता है। किंतु केंद्र सरकारों की जो केंद्र सरकार की जो इनकम हो रही है, जो टैक्सेस के थ्रू उनकी इनकम हो रही हैं, वो सारे टैक्सेस, वो सभी के सभी टैक्सेस अपने आप नहीं एकत्रित कर रही हैं। कुछ वो अपने हिसाब केंद्र सरकार के थ्रू एकत्रित कर रहे हैं और कुछ राज्य सरकारों के थ्रू। लेकिन जो भी पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा केंद्र सरकार अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में दोनों ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। केंद्र सरकार के पास जितनी भी इनकम होगी, वो कुछ अपने ऊपर और कुछ राज्यों के ऊपर खर्च करता है। वो खर्च करने का मोड कई चीज़ें हो सकती हैं। इट कैन बी अ लोन, इट कैन बी आप जिसे कहते हैं अनुदान, ग्रांट जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है, या किसी भी रूप में हो सकता है ये। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि जो भी इनकम होती है, उसमें से काफ़ी कुछ हम लोगों की जो संचित निधि है उसमें डिपॉजिट हो जाती है, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो एक बात और ध्यान रखें कि भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से जो भी प्राप्त अन्य लोक राशियाँ होती हैं, वो भारत के लोक लेखे में या फिर राज्य के लोक लेखे में जमा हो जाती है। उसका एक अकाउंट होता है, उस हिसाब से इन लोगों इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। देखिए, संचित निधि के बारे में हम लोगों ने बात करी कि आर्टिकल 266 संचित निधि के बारे में कहता है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है। कंटिजेंसी फंड बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। तो जो आकस्मिक निधि है, वो उसका प्रावधान हमको संविधान के अनुच्छेद 267 में देखने को मिलता है। अब संविधान का अनुच्छेद 267 क्या कहता है? वो ये कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि से स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इट मीन्स यह निधि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई थी और यह निधि कार्यपालिका के व्ययाधीन है। मीन्स जो कार्यपालिका है वो इसकी चीज़ के ऊपर निर्णय करेगी कि इसका व्यय किस प्रकार किया जाए, इसका खर्च किस प्रकार से किया जाए, इसका एक्सपेंडिचर किस प्रकार से हो। अगर अभी आप पिछली स्लाइड्स देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मैंने 3 आर्टिकल्स का जिक्र कर रखा है, 273, आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282। ये क्या है? ये है सहायता अनुदान से रिलेटेड। मीन्स संविधान के ये तीनों आर्टिकल्स के अंतर्गत 3 प्रकार से सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली 273 किन राज्यों के लिए है या 275 किसके लिए है। अभी की जानकारी के लिए आपके लिए ये काफ़ी है। जब हम रिवीजन क्लास लेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी जो आप सामने स्लाइड देख रहे हैं उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही संक्षेप रूप में जो अभी तक मैंने आपको समझाया उसके ही पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारे वित्तीय संबंध है, जो या फिर हमारे जितनी भी आय होती है उसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। करारोपण मीन्स कर लगाने की शक्ति।
करारोपण शक्ति तथा कर आगमन का विभाजन, मीन्स करों से जो हमको इनकम हो रही है और कर लगाने की जो शक्ति है, कौन किस पे कर लगा सकता है, वो तो संघ सूची और राज्य सूची के हिसाब से केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। और जो उनसे जो इनकम होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि राज्य सरकारों को जो इनकम होती है, जो कर वो लगा सकते हैं उसका व्यय भी वो अपने पे करते हैं, किंतु केंद्र सरकार को जो करों के थ्रू या टैक्सेस या दूसरे चीज़ों के थ्रू जो इनकम होती है, वो जो उसका एकत्रण है वो भी वो केवल अपने आप नहीं करता, वो राज्यों की सहायता लेता है और उसको जो एक्सपेंडिचर है, उसको जो खर्च करने का तरीका है या जिसको बांट रहे हैं, वो केवल अपने ऊपर ही नहीं खर्च करता, वो राज्यों के ऊपर भी करता है। यही रिलेटेड है आपके सेकंड वाले पॉइंट से रिलेटेड, सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के अनुदानों से रिलेटेड। ऋण मैंने आपसे कहा था, तो ऋण कब ले सकते हैं, कितना ले सकती है एक राज्य सरकार, उससे संबंधित सारे क्लॉज आप लोगों के संविधान में दिए गए हैं। जब वित्तीय आपात की स्थिति होती है उस समय डेफिनेटली केंद्र और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे उस वक्त प्रशासनिक संबंधों से रिलेटेड हो, चाहे विधायी संबंधों से रिलेटेड हो, जब भी कोई आपातकाल लगता है तो केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अभी तक ऐसा तो कोई बहुत वित्तीय आपात स्थिति नहीं लगी है, लेकिन अगर होती है कभी भी तो उस संबंध में भी प्रावधान संविधान में दिए हुए हैं। और हर राज्य और संघ के आय का लेखा और परीक्षण भी किया जाता है, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। वो न केवल केंद्र स्तर पे जो ऑडिट एंड अकाउंट्स को देखते हैं, बल्कि स्टेट्स का ऑडिट एंड अकाउंट्स भी देखते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि संघ सूची पे कौन लगाएगा कर, राज्य सूची पर जो से रिलेटेड जितने भी विषय हैं उस पर कौन कर लगाएगा। जब अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में जो वर्णित विषय होते हैं, जो विषय बताए गए हैं, उन पर कर लगाने का अधिकार उनके पास होता है। और केवल संसद के पास ही अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर कर लगाने की एकमात्र शक्ति होती है। मुख्य रूप से तो हम 3 सूचियों की ही बात करते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन एक चौथी सूची भी होती है अवशिष्ट विषयों पे, तो उस पर भी केवल ही संसद ही कर लगा सकती है। आपकी जो राज्य विधानसभाएं हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की कार्रवाई होती है या उस समय केंद्र और राज्यों के बीच जो भी राजस्व का वितरण होता है वो राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। अभी हमने जिक्र किया था कि केंद्र सर्वोपरि हो जाता है या केंद्र का ज़्यादा से रहता है, तो वो किस प्रकार से होगा कि जो वितरण जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड जो क्राइटेरियाज़ हैं संविधान में उसके, वो आपातकाल के समय, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल है चाहे वित्तीय आपातकाल है, उस समय यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको बदल सकता है। एक लास्ट आर्टिकल का और जिक्र करना चाहूँगी आपसे, वो है आर्टिकल 360। देखिए, सामने आपकी जो स्लाइड दिख रही है इसमें 2 लोग हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, जिसको मैं एक सिंबॉलिक रूप में लूँगी कि केंद्र और राज्य सरकारें, कि केंद्र और राज्य सरकारें तभी एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं, एक साथ ही सर्वाइव कर सकती है पीसफुली, या अच्छा कोऑर्डिनेशन या फिर उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब दोनों की ओर से पहल हो और दोनों ही समान स्तर पे सोचें और उन पर कार्रवाई करें, मिलजुल कर, या आप कह सकते हो कि आगे बढ़ें और देश हित में आगे के लिए कार्रवाई करें। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 360 से। तो आर्टिकल 360 के तहत, यानी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, मीन्स कार्रवाई, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है कार्रवाई, मीन्स जब वित्तीय आपात की स्थिति होती है उस दौरान केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों की पालना करने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है, दिशा निर्देश
दे सकता है, जो कि रूटीन में नहीं होता है। मीन्स वो दिशा निर्देश किस विषय पे भी दे सकता है जो संघ सूची से रिलेटेड ना हो, उससे संबंधित भी वो राज्यों को दिशा निर्देश दे सकता है। और इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति जी स्पष्ट और आवश्यक निर्णय भी दे सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायरेक्शंस, इट इज़ अबाउट समथिंग मोर अबाउट डायरेक्शंस। मीन्स डायरेक्शन से अधिक आप ये कह सकते हो कि यदि आवश्यकता पड़े तो इस विषय पे निर्णय भी लिया जा सकता है। देखिए, ये जो 2-3 स्लाइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें मैं सिर्फ यही आप लोगों को स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि हालांकि राज्यों की अपनी इनकम होती है, उनके पास अधिकार है कि वे विषय जो राज्य सूची में आते हों वो उनके ऊपर कर लगा सकें और जो भी उससे इनकम हो रही है वो उसके अपने पर खर्च कर सकें। किंतु बावजूद इसके उनके पास हमेशा फंड्स की कमी रहती है। जो भी उनका बजट है उसमें हमेशा ही कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि कटौतियाँ होती रहती हैं या उतना सफिशिएंट नहीं होता राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये जितने भी मैं आपको बीच बीच में स्लाइड्स दिखा रही हूँ उसको दिखाने का पर्पज़ ये है कि द स्टेट इज़ डिपेंडेंट ऑन सेंटर एंड सेंटर हैज़ एन अपर हैंड। मीन्स केंद्र की स्थिति राज्यों से के कंपैरिजन में अधिक मजबूत है और वो उनके ऊपर डोमिनेट भी करती हैं। राज्य उनके ऊपर आश्रित हैं, चाहे वो ऋण लेना हो चाहे अनुदान लेना हो, किसी भी संदर्भ में आप इस बात को कह सकते हैं। और देश, जैसे मैंने आपसे कहा था, तरक्की तभी करेगा जब दोनों ही इकाइयों में, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, दोनों ही स्तर पर उनके कार्य करने का ढंग या उनके जो उद्देश्य हैं उनमें समग्र एकता का भाव हो, देश विकास का भाव हो, तभी हम इन चीज़ों को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो आप लोगों को मैंने नोट्स दिए हैं उसमें मैंने ओवरऑल डिटेल दी है और कुछ पैराग्राफ्स मैंने स्पेसिफिकली आर्टिकल से रिलेटेड दिए हैं, तो उन लोगों को आप ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को क्लियर हो। और एक बार मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको कि जो आर्टिकल 265 है उसके अनुसार कोई भी कर कानून के प्राधिकार से ही लागू होगा, आप अपने हिसाब से लागू नहीं कर सकते। इट मीन्स इट हैज़ टू बी मेंशन्ड समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 266 है वो संचित निधि से संबंधित है। संचित निधि राज्य सरकारों की अपनी होती है और केंद्र सरकार की अपनी होती है। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि मीन्स आपका कंटीजेंसी फंड जिसे कहते हैं उससे संबंधित है। तो इन दोनों में आर्टिकल 266 और 267 में संचित निधि और आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान में किया गया है। आर्टिकल 275 केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान करता है। एंड आर्टिकल 280 जिसका मैंने जिक्र नहीं किया था वो वित्तीय आयोग के उपबंध से रिलेटेड है। मीन्स जो आपका वित्तीय आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र संविधान में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। सो डेट इज़ रिलेटेड टू योर आर्टिकल 280। जो अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में संविधान ने केंद्र को वस्तुओं के उत्पादन और राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आपको नोट्स में शेयर करी हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, अपनी बुक के थ्रू भी जाइए और जब आप नोट्स बनाएंगे तो भी आपको हेल्प करेगा। आपकी जो 2 बुक हैं अरोड़ा को छोड़ के, जो बाकी जो मैंने 2 बुक्स बताई हैं रमेश अरोड़ा वाली जो बुक है उसमें काफ़ी डिटेल्स दे रखी हैं राज्य, केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध के विषय में। बाकी जो 2 बुक्स बताई हैं उसमें उतनी डिटेल्स नहीं है, तो आप लोगों को जो मैंने नोट शेयर किए हैं वो काफ़ी डिटेल में हैं। आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा और संभाल के रखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इतना ही आज की क्लास के लिए। तो सभी आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। जब वित्तीय और विधायी संबंध हमने किए थे उसमें इतने स्पेसिफिक आर्टिकल्स नहीं थे, इसमें बहुत सारे हैं, आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा और कीप ऑन रिवाइजिंग उसको। आप लोगों को मैंने एक टेस्ट पेपर भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसके साथ ही हम अपना केंद्र और राज्य
जो संबंध हैं उसको हम लोग का आज पूरा होता है। और जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सरकारी आयोग और राज्य की स्वायत्तता से संबंधित पुंछ आयोग। इन 3 टॉपिक्स के साथ हम लोगों की यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव डन। एक बार यूनिट 1 पूरी हो जाएगी तब उसके बाद हम एक रिविज़न क्लास और एक डाउट क्लास रखेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम।